तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है और उनके जो एक्चुअल सरबराह इमरान खान वो मुसलसल आर्मी चीफ के ऊपर रकीक हमले करते हैं, गुफ्तगू में कोई कसर नहीं छोड़ते। जनरल बाजवा को भी एंड पे तो वो जब उनकी हुकूमत गई तो वो कह रहे थे ये मीर जाफर सादिक हैं, और जब मीर जाफर सादिक कह रहे थे तो ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के साथ मिल के बैठ के उनके पास जाके 2 दफा उनको एक्सटेंशन की ऑफर की, जो बाद में फिर DGISI और DGISPR ने उनकी जिक्र की। तो इमरान खान अपने काम के लिए जहां तक जा सकते थे गए, और फिर आज भी वो पाकिस्तान की DGISPR ने कहा दरार डालने के लिए अवाम में एक मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको दरार डाली जा सकती है, कौमी सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं। इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, इसके ऊपर इतनी तफसील के साथ आके बताया था। और उसी में उन्होंने जब चूंकि हुआ था 9 मई का कि जी अगर आप इतने सख्त हैं तो फिर सजाएं क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा हमने तो दे दी है मिलिट्री कोर्ट से, सिर्फ एक केस जनरल फैज हमीद वाला रहता है। तो फिर वो लोगों को क्लियर हो रही थी कि बात इनके ऊपर आ रही है। अब आखिरी पैरा हम प्रेस रिलीज का जब पढ़ते हैं तो हालांकि जो 4 मुकदमे उन्होंने कही हैं इल्जामात में जो साबित हुए हैं, उसमें भी पॉलिटिकल पहली बात थी कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, जो रियासत की सलामती और मुफाद के लिए नुकसान थी, फिर इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये जो आखिरी हिस्सा है 4 में से वो बनता है जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाला था, जो सुप्रीम कोर्ट की शिकायत आई थी वजारत दिफा को कि इसको देखें आप, जिसकी बुनियाद पे इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। फिर इनके साथियों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने और सरगर्मियां भी बताई। फिर मुसलसल आखिर 12/10/2024 से लेके और आज 11 दिसंबर 2025 को जो ये अनाउंस हुआ है, 8 सफहात से ज्यादा कहते हैं कि इसके केस की वो पूरी कार्रवाई लिखी गई है कि एविडेंस प्रॉपर शो हुआ है, लेकिन इसमें 14 साल सजा दी गई। आखिर में जाके वो कहते हैं कि इनके जिन चीजों को अलग से मुबैना मुदाखलत को अलग तौर पर देखा जा रहा है वो है सियासी अनासर के साथ मिलके मिली भगत करके। अच्छा आमिर साहब, यकीनी तौर पर पहले भी आप ये फरमा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI का हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन क्या सियासी मामलात में दीगर लोग या दीगर जमातों के लोग या दीगर जमातें भी शामिल हो सकती हैं? देखें, अभी असर साहब बात जो कर रहे थे ना, पाकिस्तान के अंदर मैं जब पहले कह रहा था कि ये जनरल फैज हमीद की मौजूदगी में ही महकमा ज़राअत इजाद हुआ था, जब मुस्लिम लीग नून के साउथ पंजाब के लोगों को नैब की कनाइमत के साथ ISI के जो हासिल थे वो पकड़ के PTI की अंदर शामिल करा रहे थे। पहले उनकी सियासी सरगर्मियां बदलवाई गई, उनको जब वो जीत गए जो आजाद थे उनको भी इन लोगों ने पकड़ के किया। तो आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि सियासत में वो मुलव्विस नहीं थे, वो तो सामने आ गया। फिर ISPR कह रहा है आपको खुद लिख के कि इनकी सियासी सरगर्मियां थी। आपको पता है कि जनरल जहीर जंजुआ जो उस वक्त DGISI थे, जो मेमार बताए जाते हैं 2014 के धरने के, तो वो कह रहे थे कि हम PMLN और पीपल्स पार्टी से संग थे तो हमने तीसरी पार्टी को किया। तो इमरान खान और उनकी साथियों का इन्वॉल्व होना तो वो ढका छुपा है ही कोई नहीं। वो भी उन्होंने अपने इलाके में लोगों से जलसा, एक पब्लिक गैदरिंग रखी थी, उसमें उन्होंने ऐलान किया था और वो वीडियो भी सामने आई हुई है। अब ये देखा जाएगा, ये फौज ने फैसला करना है कि अपने किन लोगों को ट्रायल करना है, किन को नहीं करना। फिर अगर वो आज ये आखिरी फिक्रा ना लिखते तो हम भी ये बात ना कर रहे होते कि जी हो गया ट्रायल और मुलव्विस के सियासत में, लेकिन वो अगला इंदिया दिया गया, इंतबा मौजूद है इसके अंदर कि अब अगला हिस्सा शुरू होगा और उसको हम मिलाते हैं DGISPR की लेटेस्ट जो जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक सवाल के जवाब में कि कौन लोग इसके एग्जीक्यूटर थे 9 मई के, जिन लोगों ने प्लानिंग की उनको तो सजाएं नहीं हो रही। वहां पे जनरल फैज हमीद का सवाल के जवाब में जिक्र भी आया था और साथ सिविलियन का। तो उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जनरल फैज हमीद को उस केस में पकड़ा जाएगा तो फिर ये तो मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा, और फिर जो लोग इनके साथ होंगे, जिन लोगों ने मिल के, जैसे प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि पाकिस्तान के जो अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाली थी, तो फिर तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा उसके अंदर। फिर वो जाएंगे मिलिट्री कोर्ट के अंदर। ऑलरेडी DSP मामला केस में इमरान खान नामजद मुलजिम है, जो कि उनके फाइनल मरहले में है, जिससे नमाज से रोका गया है। अब सिर्फ उसके बाद तो 342 का बयान होना है कि 2-4 गवाह भुगताने हैं और फिर फैसला हक में आए या खिलाफ आए। लेकिन एक चीज बाकायदा तौर पर सरासे ने वहां पे साबित की है कि इमरान खान उस मीटिंग में मौजूद थे जो चक्री में हुई, जहाँ पे ये सारा प्लान किया गया था। अब उस केस को रोका गया हुआ है, कुछ हो सकता है इस वजह से हो सकता है इनको बरी करना हो, लेकिन ये तो बहरहाल इनके इन्वॉल्व होने का उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर वीडियो कैसेट्स मौजूद हैं, उसके अंदर पूरी USB दी गई हैं कि किस किस्म की वीडियो थी जो PTI के जो लोग बार बार कह रहे थे कि जी GHQ पे जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है। फिर मियांवाली के अंदर देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस को सैकड़ों लोग पहुंच गए गिराने के लिए। जहाज को गिराया गया, 65 की वार की जो अलामत थी, जो पाकिस्तान का जहाज
जिसने गिराए थे इंडिया के जहाज, उसको भी जलाया गया। तो ये जो मुस्तकिल एक बुनियाद पे बयानिया आया और उसको डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया, तो वो बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि वो तो कहना ही बंद कर दिया उसने। वो चीजें कहीं जा नहीं रही, खत्म नहीं हुई हैं, वो आएंगी सामने वो वक्त के साथ। अच्छा, उसके अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीजें ऐसी नहीं है, उसमें हमारे मीडिया के भी बहुत सारे लोग आएंगे जिन लोगों ने इस किस्म का किरदार अदा किया उस वक्त। वो भी आगे जब ये पूरा केस होगा तो बहुत सारी गवाहियां आएंगी कि आप कहाँ खड़े थे, कौन किसके पेरोल पे था, ये चीजें भी आएंगी। सही। रहमान, इस केस के हवाले से बताइएगा, बैनुल अक़वामी मिलिट्री जस्टिस सिस्टम की रोशनी में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, फौज का जो अंदरूनी खुद एहतसाबी का निज़ाम है वो बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है, और उस हवाले से ये कोई पहला फैसला नहीं है। गैर मामूली फैसला जरूर है, लेकिन ये पहला फैसला नहीं है। गैर मामूली फैसला इस वजह से है कि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल रैंक ऑफिसर थे, और ये वो ऑफिसर थे जो कि आर्मी चीफ बनने की दौड़ में भी शामिल थे। फिर ISI के सरबराह रह चुके। ISI की जो सरबराही है वो फौज के अंदर एक बहुत पावरफुल ऑफिस है वो समझा जाता है। और इसके अलावा भी ये क्योंकि कोर कमांडर पेशावर भी रहे, तो ये तमाम के तमाम अगर उनके ओहदे देखे जाएं और उनकी प्रोफाइल देखी जाए तो वो जनरल फैज हमीद एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, और ये फौज के कोई गैर मामूली जो है वो जनरल जो है वो नहीं थे। तो इस वजह से ये फैसला जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इससे पहले मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो सजाएं जो है वो हो चुकी हैं। फौज का एक अंदर का जो है वो निज़ाम है जिसके तहत फौज जो है वो मामलात को जो है वो देखती है। इससे जो केसेस हैं, अगर आप बहुत पहले जो है वो चले जाएं तो फौज ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उनको भी जो है वो सजा जो है वो दी है। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल का जो केस है, फिर ब्रिगेडियर अली खान का जो है वो केस है वो आपके सामने है। एक ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का भी था जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त। तो ये तमाम के तमाम केसेस जो है वो इससे पहले भी जो है वो फौज के अंदर आते रहे हैं, और कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स हैं ये उनका खासा रहा है कि इस तरह की सजाएं पहले होती रही हैं। लेकिन फैज हमीद का मामला क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के साथ भी जुड़ा था, पाकिस्तान के एक पावरफुल ऑफिस जो कि ISI का हेड होता है उसके साथ जुड़ा है, इसलिए ये केस बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। और इस केस के जो असरात होंगे वो ज़ाहिरी तौर पर फौज की हद तक महदूद नहीं रहेंगे। ये असरात जो है वो फौज के बाहर भी जो है वो होंगे। तो इस लिहाज से जहाँ पर पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस, फौज की जो मुदाखलत है, जहाँ पर जो है वो अथॉरिटी के इस्तेमाल की जो है वो बात होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो बात होती है, तो उस लिहाज से अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये फैसला जो है वो अहमियत का हामिल है। लेकिन बाहर तौर पर ये इस पूरे कानूनी अमल का एक हिस्सा है। इस कानूनी अमल के बाद जनरल जो फैज हमीद है उनके पास भी लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको बाहर तौर पर अभी पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके फैसले तो हैं वो ऑपरेट भी कर रही हैं, वो उन्होंने इससे पहले जो है वो फैसले भी दिए। लेकिन जो बुनियादी तौर पर उनका जो जिन मामलात को जो है वो देखती हैं वो फौज से मुतालिक मामलात को जो है वो देखती हैं, या फौजी जो तनसीबात जिस तरह से कैंट के ऊपर जब 9 मई के जब हमले हुए और जिन लोगों ने कैंट के अंदर फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उनके हवाले से अदालतों ने जो वो फैसले दिए, तो कानूनी तौर पर ये अदालतें उनको जो है उन मामलात को देखती हैं। बाकी बहुत सारे फैसले आप देख रहे हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से आए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को 9 मई के मुकदमात के हवाले से सजाएं हुई हैं। तो जो फौजी अदालतें होती हैं अभी वो जो फौजी अदालतें हैं वो जो है वो इन मामलात को देखती हैं, और ये जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं ये इनको तो आमतौर पर जो है वो मिलिट्री डिसिप्लिन के तनाजुर में जो है वो देखा जाता है। तो ये जो सजाएं हैं ये पहले भी होती रही हैं और इस पूरे निज़ाम का जो है वो हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं जहां पर ये सजाएं ओवरलैप भी करेंगी दीगर मामलात के साथ, जिस तरह से 9 मई के मामलात हैं। अब देखना ये होगा कि वहां पर जिन मामलात को फौजी अदालतों के अंदर देखा जाना है, क्या वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान
वो वहां पर उनको लाया जा सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है ये सवाल अभी भी डिबेटेबल है, इस पर बहुत सी बहस होना बाकी है। वाकई की नोयत के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मैंने कहा कि फौजी अदालतों के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें मालूमात उतनी ज्यादा मुयस्सर नहीं होती पब्लिक डोमेन में जितनी दीगर केसेस के अंदर होती हैं। तो ये मालूम नहीं है कि किस केस के अंदर जो है वो किसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी ज्यादा है या किस हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, और फिर क्या उसकी बुनियाद पर ये मामला फौजी अदालत में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये जो है वो देखना होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक है, नहीं आप भी कह रही हैं आप अभी भी कह रहे हैं कि अभी एक सवाल आमिर साहब, आप इसमें कितना क्लियर है कि बानी पीटीआई का मामला इस फौजी अदालत में है? और आपको ये भी याद होगा जब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की बात हुई तो खासा शोर भी हुआ, वावेला भी हुआ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहां से फैसला आया। तो अगर इस तरह से होता है कि बानी पीटीआई का ये मामला फौजी अदालत में जाता है तो उस पर आप किस तरह से रद्द-ए-अमल देखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की जो पोलिटिकल क़यादत है उसका? ये तो जब आएगा तो उसके ऊपर बेहतर अंदाज में तबसरा किया जा सकता है। हम तो डॉट से डॉट मिला के बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसलिए बात की कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, दुनिया ने लाइव सुनी, हमने वहां पे सुनी, सवाल सुना, जवाब सुना। फिर आज की जो प्रेस रिलीज है इससे ऐसी जन्म न लेती अगर इसमें आखिरी पैरा मौजूद ना होता और सजा कंक्लूड हो जाती कि 4 इल्जाम थे, तो उसमें जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत दे दी गई है, तो बात खत्म हो जाती। वो कह रहे हैं कि इसका बाद में अलग से देखा जा सकता है। अब जब देखा जा सकता है तो फिर इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरफेस पे इस वक्त हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बिल्कुल सोच समझ के की गई थी। लोगों ने उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, आपको सियासत में नहीं जाना चाहिए, जबकि आज की दुनिया नेशनल सिक्योरिटी वो और अंदाज से देखती है जिसमें पाकिस्तान की अपनी सलामती के अलावा दीगर मामला भी हैं। और जब आप बराह रास्त फौज के सरबराह को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, करते हैं, तो उसके ऊपर जब ये फील किया जाए कि इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, कि पाकिस्तान के अंदर जो फौज का स्ट्रक्चर है उसको लोगों में मतून किया जाए और खराब किया जाए, ये वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ऐसे लोगों को कोई माफी मिल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये अब अदालतों ने फैसला करना है, मिलिट्री कोर्ट्स ने अपने फैसले कर दिए हैं, तो उन्होंने पूरी तफसील बताई थी। और अब जो एक पूरा उन्होंने नैरेटिव दिया था 1 घंटे की तकरीबन, सवाल जवाब बाद में हुए थे, उन्होंने क्या बताया कि जब एक ट्वीट चलता है उसके ऊपर यहाँ से लोकल शुरू हो जाते हैं PTI के लोग, फिर बाहर से, फिर आके उन्होंने अकाउंट शो किए कि वो चलते हैं, फिर इंडियन मेन मीडिया चलता है, फिर अफगानिस्तान का जाता है, फिर इंटरनेशनल मीडिया चलता है। ये सारे के सारे मिलके पाकिस्तान में फौज को निशाना बनाते हैं, इनका निशाना कुछ और है ही नहीं। वो बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि नवाज शरीफ ने किया, बेनजीर ने किया। फौज के सरबराहों के ऊपर तनकीद करना और बात है, और फौज के अंदर बगावत को लेके जाना, जो 9 मई का केस है वो बुनियादी तौर पे यही कुछ है। 26 नवंबर है वो क्या था, वो चढ़ाई थी। तो ये चीजें मिला के लोगों ने देखा फौज के अंदर कि ये तो एक मुसलसल पाकिस्तान के अंदर जो 10 मई को हमारी फौज ने जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे में, जिस दुश्मन को हमने लिटा दिया अब वो बराह रास्त नहीं लड़ सकता। तो वो इन लोगों के साथ मिलकर मुसलसल कर रहा है। और उसकी बुनियाद आप देखें कि खुद इमरान खान की हमशीरा ने अगले दिन कहा कि अभी तो हमने बहुत हल्का ट्वीट करवाया है, एक्स पे जो सोशल मीडिया पे पैगाम आया, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। अब आप देखें कि 28 नवंबर को इमरान खान की हमशीरा इंडियन टीवी पे बैठ के कहती हैं कि हमारे तो पश्तून इतने बहादुर हैं कि वो जेल तोड़ सकते हैं, हम अभी उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन वो एक भरपूर प्लानिंग का हिस्सा था, उसको लेके वो चले और फिर जेल में जाना बैठना लोगों को। तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ऐसे नहीं देख रहे होते चीजों को कि आप पहले लोगों को इश्तियाल में लेके आए, फिर एक प्लान करें, फिर दूसरे इंडियन दुश्मन मीडिया पे जाके बैठे, फिर उसको उठाया जाता है पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए जो अकाउंट्स बाहर बैठे हुए हैं। तो वो एक अंग्रेज किया जा रहा है मुसलसल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, ये इमरान खान के खिलाफ तो वो हैं, और जबकि इमरान खान खुद और उनके लोग इस वक्त ये काम कर रहे थे, तो वो चीजें उसमें आई। अब आज जो प्रेस रिलीज आई, और जनरल फैज हमीद और इमरान खान का ताल्लुक कोई छुपा हुआ तो नहीं है, उसके अंदर तो देखे ना, उनका जब तबादला हो रहा था कोर कमांडर पेशावर लगा रहे थे, और जनरल बाजवा ने बाकायदा जाके इमरान खान से वो एबटाबाद से होके आए थे, मीटिंग की, और उसके बाद DGISPR को उन्होंने अपने आर्मी हाउस पहुंच के कहा कि अब आप ये खबर रिलीज कर दें कि जनरल फैज हमीद पेशावर जा रहे हैं, जनरल नदीम अंजुम DG ISI हो गए हैं। उसके बाद PM हाउस इन्वॉल्व हो गया और उन्होंने खबर दी बाकायदा कि ये बिल्कुल गलत खबर है, और वो फिर 3-4 दिन अड्डा चला। फिर इमरान खान ने इंटरव्यूज किए, उनके आपस में इंटरनल रिफ्ट हो गई थी आर्मी चीफ के साथ। उसका अगला नतीजा अक्टूबर के 2021 से अप्रैल 2022 में इमरान खान